बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के लिए? स्टॉक कैपिटल गुड्स स्पेस से है और उसमें क्यूमेंस हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में डेरिवेटिव डेटा में देखें तो आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और बाकी पीयर कंपनीज भी देखें कैपिटल गुड्स में तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। क्यूमेंस के वीकली चार्ट ये दिखाते हैं कि एक काफी नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक पिछले 4-5 हफ्तों से टाइम बिताता हुआ दिखा है। आज का शॉर्ट कवरिंग का डेटा ये दिखाता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हमें लगता है क्यूमिंस को यहाँ बाय किया जा सकता है। 3970 के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3840 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है केमिकल बास्केट से। आज केमिकल बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम है। टाटा केमिकल एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे टाटा केमिकल में आते हुए दिखा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे हमें लगता है टाटा केमिकल का ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। आज डेरिवेटिव डेटा में भी देखे तो लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। 1180 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1105। और तीसरा स्टॉक है हेल्थ केयर स्पेस से और उसमें मेट्रोपोलिस से एक कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है जो कि दिखाता है एक सस्टेन अपमूव यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक में। इसमें देखें तो हेल्थ केयर सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम है। मेट्रोपोलिस में आज डेरिवेटिव डेटा भी लॉन्ग बिल्टअप के बनते हुए दिखे। 2330 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2225 का। ठीक है, मेट्रोपोलिस आपके लिए हो गया। और ये शेयर अभी थोड़ी देर पहले क्या मतलब 12:30 बजे के शो में मानस जायसवाल हमारे साथ थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि तेजी इसमें और होगी। मेट्रोपोलिस के लिए 2330 का टारगेट राजेश जी का। दूसरा जो शेयर है वो हो गया आपके लिए कमिंस का। और तीसरा शेयर हो गया टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स हम देखने की अच्छी बाइंग हो रही है और मोमेंटम बड़ा तगड़ा इसमें बिल्ड हो रहा है। अच्छा राजेश जी, आपने कमिंस की बात की। सीमेंस 6500 से चल के 7500 हो गया है। क्या यही वजह है कि आपने इसको नहीं चुना क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है, या फिर आपको लगता है कि अभी और ये भी शेयर चल सकता है? नहीं, सीमेंस में भी पोटेंशियल है, वो भी चल सकता है यहाँ से। और एवी भी यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम बनेगा। तो सीमेंस पे भी व्यू तो बुलिश ही है और हमें लगता है 7800 की तरफ ये बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। ऑलरेडी इसमें 3.5% का मूव इंट्राडे आ चुका था तो हमें लगा कि क्यूमिंस भी जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है अभी, तो एक फ्रेश मूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। तो इसलिए क्यूमिंस को हमने पसंद किया। अदरवाइज सीमेंस भी यहाँ पे हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड 7700 7800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। आज चमक रहा है वह है एंजल वन का। दरअसल कंपनी ने ब्रोकरेज की दरों में बढ़ोतरी करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक्शन आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या कुछ चेंजेस किए हैं अपने ब्रोकरेज स्ट्रक्चर में एंजल वन ने? डेफिनेटली देखिए, वैसे भी अगर आप देखें तो आज से जो एनएससी बीएससी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपने ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा दिए हैं। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ब्रोकिंग कंपनीज भी अपनी फीस बढ़ाएंगे और एंजल वन ने दरअसल अपने कैश जो डिलीवरी पे आप बाय करते हैं उसमें अपने ब्रोकरेजेस के जो चार्जेस है उनको बढ़ा दिया है। अब ये चार्जेस होंगे फ्लैट 20 रुपये या तो 0.1% प्लस जीएसटी जो भी लोअर होगा वो आपके डिलीवरी बेसिस पे जो आप कैश में खरीदेंगे उस पर चार्जेस लगेंगे। मिनिमम ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे तो करीब 2 रुपये के आसपास लगने वाला है। पहले अगर आप देखते तो ये जो चार्जेस थे वो ज़ीरो थे, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन अब यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। हालांकि ये चार्जेस जो है वो 1 नवंबर से इफेक्टिव होंगे, फिलहाल ये इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये उन्होंने बढ़ा दिया है। अब बढ़ाने की एक वजह ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फ़ीस बढ़ी है एक्सचेंजेस की तरफ से, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है एंजल वन या फिर बाकी ब्रोकरेजेस के रेवेन्यूज़ पे हो सकता था। एक मोटा मोटी अनुमान लगाया तो करीब 7 से 8% के आसपास का इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन इस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए या फिर कम करने के लिए इस कंपनी ने अपने जो चार्जेस है कैश ऑन बेसिकली डिलीवरी अगर आप लेते हैं और कैश पे लेते हैं, कैश पे ही लेते हैं बेसिकली, तो उस पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया। और मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के ओवरऑल जो ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 11% के आसपास जो है वो कैश सेगमेंट से आता है। और अगर आप देखेंगे डिलीवरी पे पिछले बार कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था करीब 61 मिलियन के आसपास ऑर्डर्स कंपनी के थे डिलीवरी पे कैश में पिछले क्वार्टर में, तो अच्छा खासा सेगमेंट है ये।
हालांकि एक बात आपको और बता देता हूं कि ज़ीरो डा ने कहा है कि फ़िलहाल जो इक्विटी डिलीवरी है उस पे ये अपने चार्जेस जो है वो अभी भी ज़ीरो ही रखने वाले हैं। तो ज़ीरो डा ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, एंजल वन ने बदलाव का ऐलान किया। हालांकि एक बार फिर बता दूं, ये बदलाव जो है वो 1 नवंबर से लागू होंगे, यानी कि जो चार्जेस है वो 1 नवंबर से लागू होंगे। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो 1 नवंबर से ये बदलाव लागू होंगे और ज़ीरोधा ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ज़ीरोधा की बात करेंगे भी नहीं, एंजल वन चूंकि लिस्टेड है। एंजल वन को लेकर एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, आप क्या इस पर राय दे पाएंगे? एंजल वन साल की शुरुआत जब की थी शेयर ने तो ये रिकॉर्ड हाई पे था, 38-39 रुपए के भाव के आसपास था। उसके बाद हमने लगातार प्रेशर देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। एंजल वन और जेम फाइनेंशियल, इन दोनों को लेकर आप जरा व्यू दीजिए, कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है किसी को अगर एक ब्रोकिंग वाला शेयर खरीदना है तो? देखिए, टेक्निकली देखें तो जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम बना है मंथली वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 140 के ऊपर सस्टेन है तो जेएम फाइनेंशियल का नेक्स्ट टारगेट 165 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। एंजल वन ने जरूर अटेम्प्ट किया रिकवरी का, अंडर परफॉर्मेंस जरूर है स्टॉक में। पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाया, एक ब्रॉडर रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट अवेटेड है, वो ब्रेकआउट आएगा करीब 2800 रुपए के ऊपर। अगर 2800 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का। अगर वो ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 3200 की तरफ भी बन सकता है, लेकिन इसमें हमें लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मोमेंटम प्ले करना है तो अभी जेएम फाइनेंशियल ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम नियर टर्म में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, जेम फाइनेंशियल अच्छे से चला हुआ शेयर है और आपको यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। खड़े हो जाते हैं और उस कंपनी का नाम है शेयर इंडिया। शेयर इंडिया दूसरी कंपनीज के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा क्यों है कि जबकि आईएफएल सिक्योरिटीज ने 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया तो इस कंपनी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। बताने के लिए शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद जी बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, शेयर इंडिया में जो है अंडर परफॉर्मेंस के रीज़न के पहले मैं बता दूं ब्रोकिंग स्टॉक्स की क्या रैली हुई है और उसमें यहाँ पे अंडर परफॉर्म किए हैं। अगर हम देखें आईएफएल सिक्योरिटीज़ और एमओएसएल जैसे स्टॉक्स पे, तो ये तो स्टॉक्स देखें तो 200% से ज़्यादा का रिटर्न साल में दिया है। एंजल वन करेक्शन हुई पर वहाँ के बाद भी जो एक साल का रिटर्न 42% रहा है। लास्ट में देखेंगे आप शेयर इंडिया सिर्फ 23% का ग्रोथ यहाँ देखने मिला है। और अगर हम पूरी तरह बात करें 52 वीक हाई लेवल से अगर शेयर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं 18% का करेक्शन भी देखने मिला है। कुछ कारण है जिसके कारण जो है यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है, उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। और इसके रिसेंटली जो है उनके एक एसएमई आईपीओ अर्चित न्यूवुड, उसमें जो है डिले हो रही है तो उस पर भी फोकस रहेगा। और हमने जो है डेटा चेक किया, पता चला कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी थोड़ा थोड़ा कम होए जा रहा है। अगर हम सिक्वेंशली देखें तो लास्ट टाइम जो भी उन्होंने एक्सचेंजेस पर रिपोर्ट किया था जो 6 सितंबर था। इसके अलावा जो है हाल ही में एक एक्विजिशन थी उनकी डीएसएम फ्रेश फूड्स की, उस एक्विजिशन की जो अधिग्रहण रद्द कर दी गई थी और ऑफ कोर्स वहाँ से थोड़ी बैकलैश भी जो है इन्वेस्टर्स से देखने मिला था। लेकिन एसएमई आईपीओ जो हम हमेशा बोलते हैं 18 ऑफ स्वदेश में कि आप बहुत सतर्क रहें, यहाँ पे उनकी जो एक इशू थी अर्चित न्यूवुड, उसका जो है टल गया था ओवरऑल आईपीओ। और इसमें जो है बहुत सारे एक्सचेंजेस ने जो है क्वेरीज रेज किए थे और अभी तक जो है कंपनी ने जो है ओवरऑल कुछ बताया नहीं है कि क्वेरीज गए हैं कि नहीं गए हैं। इसके अलावा जो है जब एनालिसिस हुई तो पता चला जो मार्जिन्स हैं अर्चित न्यूवुड की, वो देखा जाए तो 1 साल पहले सडन एक इंक्रीज़ देखने मिली थी। और वही अगर उनकी पीयर्स की कंपेयर करें रुशील डेकोर या सेंचुरी प्लाईवुड से, तो हम कह सकते हैं कि उनके पीयर्स से ज़्यादा जो है मार्जिन्स देखने मिल रही थी। इनका पीयर्स का जो था 8 से 9% का मार्जिन था वित्त साल 2024 में। वही अगर हम बात करें कंपनी का तो उन्होंने 20% का पैट मार्जिन दिखा दिया था। तो ये आईपीओ जो थी मैनेज हुई थी आपके शेयर इंडिया के साथ और अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। कुछ इश्यूज़ हुए हैं 2024 में इन्होंने लाया है और वो ऑलरेडी लिस्टेड है। इनके नाम मैं बता देता हूँ, ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे वीवीआईपी इंफ्राटेक, जेम इंफ्रो, एवीपी इंफ्रा, पुणे ई स्टॉक और डब्ल्यूटीआई कैब्स। और मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट करी है 6 डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिन्होंने अलग अलग ऑफरिंग्स पे काम किया स्मॉल बिजनेसेस पे, और कुछ माल प्रैक्टिसेस देखने मिल रही है एसएमई आईपीओ में। और ऑफ कोर्स कहा गया है कि जो हाई सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो देखने मिल रहा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन नंबर्स बढ़े जा रहे हैं, तो फीस में भी जो है एक सवाल उठ रहा है। तो ऑफ कोर्स एसएमई आईपीओ में भी जो है एक टाइप से सवाल जो है पूरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कह रहे हैं और हमने भी जो है कहा है
कि पूरी तरह जो एसएमई आईपीओ में जब आप इन्वेस्ट करें तो आप अपनी सतर्कता बनाए रखें, और यही ईटी नाउ स्वदेश का स्टांस है। ठीक है, इस शेयर के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये 19 फरवरी 2024 को, या फरवरी मंथ आप समझ लो, मोटा मोटी करीब 400 रुपये से भी ऊपर का शेयर था, लेकिन आज इसकी हालत 326 रुपये की है और लगातार उसके बाद फॉल ही आया है। आप दिखा सकते हो तो YTD वाला चार्ट एक बार दिखा दो। इसी साल 2024 ही चल रहा है और मैं साल की शुरुआत से लेकर साल के ऑलमोस्ट एंड की तरफ हूँ, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस रही है। और इसी साल में कम से कम मार्केट ने आपको बहुत शानदार रिटर्न दिया, 5-6 बार तो एक एक मंथ के अंदर हाई लगाए हैं। एक जरा इस शेयर के बारे में और आइडिया ले लेते हैं। राजेश सर, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन, कहीं से दूर दूर तक नहीं देखने लग रहा कि ये शेयर चलेगा, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रह सकती है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। बिल्कुल अंडर परफॉर्मिंग रहा है स्टॉक में, एक करेक्शन हमने देखा, और स्टॉक में देखे तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा सा रिवर्सल नीचे से बना है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर है 340 350 की रेंज में इसमें सप्लाई बना हुआ है। यहाँ पे अगर ये पुल बैक आता है तो वहां से वापस से इसमें सप्लाई बनते हुए दिखेगा, एंड देन डाउन साइड में अगर ये 310 के लेवल तोड़ता है तो ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है।